तो चलिए आज बात करते हैं साहित्य के एक ऐसे दिग्गज की जिनका नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ। हम उनके जीवन और उनके काम को इस तरह से समझेंगे जैसे कोई परीक्षक पेपर सेट कर रहा हो। मतलब सिर्फ वो जरूरी पॉइंट्स जिन पर सवाल बन सकते हैं, ताकि सब कुछ आसानी से याद रह जाए। शुरुआत इस एक जबरदस्त लाइन से करते हैं। जेसी स्मिथ ने कहा था, वर्ड्सवर्थ एक पहाड़ हैं, रोमांटिक रिवाइवल नाम की उस ऊंची पर्वत श्रृंखला में सबसे विशाल। देखिए, सिर्फ एक लाइन से ही पता चल जाता है कि वर्ड्सवर्थ का कद कितना बड़ा था। ये कोई आम कवि नहीं थे, ये तो एक पूरी साहित्यिक लहर का चेहरा थे। अब कोई भी लेखक रातों रात लेखक नहीं बनता है ना। उनके आसपास के लोग, उनकी जिंदगी के उतार चढ़ाव, ये सब उनकी सोच बनाते हैं। तो आइए सबसे पहले वर्ड्सवर्थ के जीवन में झांकते हैं और देखते हैं कि कौन सी घटनाओं और किन लोगों ने उनकी कलम को वो दिशा दी। ये कुछ तारीखें हैं जो वर्ड्सवर्थ की कहानी की नींव हैं। 1770 में जन्म, फिर सिर्फ 8 साल की उम्र में 1778 में उनकी मां का निधन हो गया। ये एक ऐसी घटना थी जिसने उन पर बहुत गहरा असर डाला। 1787 में वो कैम्ब्रिज पहुंचे और 1850 में उनका देहांत हुआ। तो ये 4 तारीखें एक तरह से उनके जीवन का पूरा फ्रेम है। अच्छा, अब बात करते हैं उन लोगों की जो वर्ड्सवर्थ के जीवन के पिलर्स थे। सबसे पहले और शायद सबसे जरूरी उनकी बहन डोरोथी। कहा जाता है कि डोरोथी की डायरियां और प्रकृति को देखने का उनका नजरिया वर्ड्सवर्थ के लिए एक खजाना था। फिर आते हैं उनके जिगरी दोस्त सैमुअल टेलर कॉलरिज, जिनके साथ मिलकर उन्होंने लिटरेचर का नक्शा ही बदल दिया। इन दोनों के साथ रॉबर्ट साउदे को मिलाकर ये तिकड़ी लेक पोएट्स कहलाई। और हाँ, उनके कैम्ब्रिज के टीचर विलियम टेलर और उनकी पत्नी मैरी हचिंसन को भी नहीं भूल सकते। तो हमने व्यक्ति वर्ड्सवर्थ को जान लिया, लेकिन वर्ड्सवर्थ सिर्फ एक कवि नहीं थे, वो एक पूरी क्रांति थे, एक साहित्यिक क्रांति। तो चलिए अब उस इंसान से आगे बढ़कर उस आंदोलन को समझते हैं जिसे उन्होंने शुरू किया। वो क्या आइडियाज थे जिसने उनकी शायरी को इतना इतना रेवोल्यूशनरी बना दिया। तो ये रोमांटिसिज्म, ये है क्या चीज़? देखिए, इसे ऐसे समझिए, ये एक ऐसा साहित्यिक आंदोलन था जिसने कहा, दिमाग से ज्यादा दिल की सुनो। इसमें जोर था व्यक्तिगत अनुभवों पर, प्रकृति के लिए जुनून पर, कल्पना की ताकत पर और इमोशंस पर। ये एक तरह से भारी भरकम बनावटी भाषा के खिलाफ एक विद्रोह था। और ये सारे गुण, यही तो वर्ड्सवर्थ की कविता की जान है। वर्ड्सवर्थ ने जो किया वो कितना बड़ा बदलाव था। इसे समझने के लिए ये तुलना देखिए। एक तरफ था पुराना नियो क्लासिकल युग, जहां सब कुछ तर्क, नियम और समाज के हिसाब से चलता था। और दूसरी तरफ आए वर्ड्सवर्थ, जिन्होंने कहा, नहीं, कविता में भावनाएं होंगी, वो सहज होगी और वो समाज नहीं, एक व्यक्ति के दिल की बात करेगी। उन्होंने मुश्किल शब्दों को हटाकर आम आदमी की भाषा में लिखने की बात की। सोचिए उस जमाने में ये कितना बड़ा, कितना बोल्ड स्टेप था। और यहीं से निकलती है कविता की वो मशहूर परिभाषा जो वर्ड्सवर्थ ने दी। ये लाइन तो बिल्कुल याद रखने वाली है। उन्होंने कहा, पोएट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। मतलब कविता क्या है? जोरदार भावनाओं का एक स्पॉन्टेनियस बहाव, जो तब पैदा होता है जब आप शांति में बैठकर उन भावनाओं को याद करते हैं। बस इस एक लाइन में पूरे रोमांटिसिज्म का सार छिपा है। ठीक है, तो हमने उनके जीवन और उनके विचारों की जमीन तैयार कर ली है। अब चलिए उनकी सबसे जरूरी रचनाओं की एक तेज तरार सैर करते हैं। हर एक काम को देखेंगे और उसके वो की पॉइंट्स निकालेंगे जो परीक्षा के लिहाज से सबसे जरूरी हैं। शुरुआत करते हैं लिरिकल बैलेड्स से। देखिए, ये सिर्फ कविताओं की एक किताब नहीं थी, ये एक मैनिफेस्टो था, एक ऐलान। इसी किताब के छपने से इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक मूवमेंट का आगाज माना जाता है। ये इतनी जरूरी है। अब इसके कुछ फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। ये सीधे सीधे सवाल बन सकते हैं। पहली बात, ये 1798 में पब्लिश हुई। इसमें कुल 23 कविताएं थीं, 19 वर्ड्सवर्थ की और 4 कोलरिज की। लेकिन सबसे जरूरी बात, इसका जो दूसरा एडिशन 1800 में आया, उसमें वो फेमस प्रीफेस यानी भूमिका जोड़ी गई, जिसमें उन्होंने अपने सारे सिद्धांत बताए। और फिर 1802 के तीसरे एडिशन में पोएटिक डिक्शन पर एक अपेंडिक्स भी जोड़ा गया। ये तारीखें और एडिशंस बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगला पड़ाव है द प्रील्यूड। ये वर्ड्सवर्थ का शायद सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी काम था। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल एपिक है, मतलब एक महाकाव्य जो उन्होंने अपने ही जीवन पर लिखा। लेकिन इसकी खास बात क्या है?
ये किसी लड़ाई या बाहरी घटना की कहानी नहीं, बल्कि एक कवि के मन के विकास की कहानी है ना कमाल की बात। तो द प्रील्यूड के बारे में कुछ जरूरी बातें जल्दी से देख लेते हैं। ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। ये पब्लिश हुई 1850 में उनकी मौत के बाद। और एक मजेदार बात, इसका टाइटल उनकी पत्नी मैरी ने दिया था। ये कुल 14 किताबों में बंटी है और इसका एक बहुत फेमस हिस्सा है द बोटिंग एपिसोड, जो ये दिखाता है कि प्रकृति हमें सिर्फ अपनी खूबसूरती से नहीं, कभी-कभी अपने डरावने रूप से भी बहुत कुछ सिखाती है। चलिए अब आते हैं इमॉर्टैलिटी ओड पर। ये एक बहुत ही गहरी फिलोसॉफिकल कविता है। ये बचपन, यादाश्त और इस आइडिया के बारे में है कि हमारी आत्मा इस दुनिया में आने से पहले कहीं और थी, एक दिव्य जगह पर, और पैदा होने के बाद हम धीरे धीरे उस जगह की यादों को भूलते जाते हैं। तो ये एक ओड है जो 1807 में आई। इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है उसे डॉक्ट्रिन ऑफ रेमिनिसेंस कहते हैं। मतलब ये मानना कि हम जन्म के साथ अपने दिव्य घर की यादें लेकर आते हैं, पर यह दुनिया एक फॉस्टर मदर या पालक माँ की तरह हमें अपनी चीज़ों में उलझाकर वो यादें भुला देती है। और हाँ, इसी में वो मशहूर लाइन है, चाइल्ड एज फादर ऑफ द मैन। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है, पर इसका सीधा सा मतलब है कि आज हम जो भी हैं वो अपने बचपन के अनुभवों की वजह से हैं। 2 और कविताएं हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। पहली है द सॉलिटरी रीपर। सोचिए, एक अकेली लड़की खेत में काम कर रही है और अपनी भाषा में कोई गीत गा रही है। कवि को शब्द समझ नहीं आ रहे, पर वो धुन, वो भावना उसके दिल में हमेशा के लिए घर कर जाती है। इससे पता चलता है कि इमोशंस भाषा की सीमाओं से परे हैं। दूसरी है टिंटन एबी। ये कविता दिखाती है कि कैसे समय के साथ प्रकृति के साथ कवि का रिश्ता बदला, और ये खत्म होती है पैंथीइज्म पर, यानी प्रकृति में ही ईश्वर को देखना। वर्ड्सवर्थ के लिए प्रकृति ही उनकी नर्स, गाइड और गार्डियन थी। चलिए अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, वर्ड्सवर्थ के वो शब्द जो अमर हो गए। हम उनकी कुछ सबसे यादगार लाइंस देखेंगे और ये भी जानेंगे कि दूसरे महान लोगों ने उनके बारे में क्या कहा। ये वो विरासत है जो आज भी जिंदा है। ये लाइनें इमॉर्टैलिटी ओड से हैं, जो उनके उस प्री एग्जिस्टेंस वाले आइडिया को दिखाती हैं। आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग, द सोल दैट राइजेस विद अस, आवर लाइफ स्टार हैथ हैड एल्सवेयर इट्स सेटिंग एंड कमिथ फ्रॉम अफार। क्या खूब लिखा है। मतलब हमारा जन्म बस एक नींद की तरह है जिसमें हम सब कुछ भूल जाते हैं। हमारी आत्मा जो हमारे जीवन का सितारा है वो कहीं और से आई है। और ये वाली लाइन तो शायद सबने कहीं ना कहीं सुनी होगी, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड से, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। इसका मतलब है कि वो खूबसूरत यादें बाद में अकेले में हमारे मन की आंखों के सामने चमकती हैं और वही अकेलापन फिर परमानंद बन जाता है। ये दिखाता है कि असली प्रेरणा अक्सर शांति और अकेलेपन में ही मिलती है। और आखिर में देखते हैं कि दूसरे बड़े आलोचकों ने वर्ड्सवर्थ के बारे में क्या कहा। एमर्सन ने इमॉर्टैलिटी ओड को हाई वाटरमार्क ऑफ पोइट्री यानी कविता का शिखर कहा। हर्बर्ट रीड ने तो उन्हें हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर यानी प्रकृति का महायाजक ही कह दिया। और डी क्विंसी का कहना था कि प्रकृति से उनका प्यार तो उनके खून में था। ये बातें साबित करती हैं कि उनका रुतबा कितना बड़ा था। तो इस पूरी चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। वर्ड्सवर्थ ने बच्चे को माइटी प्रॉफिट, सियर ब्लेस्ड कहा, एक शक्तिशाली पैगंबर। तो ये हमें सोचने पे मजबूर करता है ना कि वो कौन सी सच्चाइयां हैं जिन्हें ढूंढने के लिए हम बड़े होकर पूरी जिंदगी लगा देते हैं, जबकि क्या पता वो सब हम बचपन में पहले से ही जानते थे।